नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और बैठक में एक बड़ा फैसला ले लिया गया। फैसला ये कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुन लिया इंडिया गठबंधन ने। ये एक बड़ी खबर है कांग्रेस की दृष्टि से, इंडिया गठबंधन की दृष्टि से और विपक्ष की एक बड़ी ताकत की दृष्टि से। दरअसल पूरा चुनाव इस बार राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमट के रह गया था और मैं ये बात आराम से स्वीकार कर सकता हूं, ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी ने ये दो यात्राएं नहीं निकाली होती, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, तो शायद कांग्रेस इस बार भी 50 सीटों से ज्यादा नहीं पा पाती। लेकिन इन दोनों यात्राओं ने कांग्रेस का पूरा परिदृश्य बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी की उस अहंकारी रूप को, जो नारा रखता था अब की बार 400 पार, उस नारे को बहुत नीचे ला दिया। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उस समय ओपिनियन पोल आ रहे थे तो वो कांग्रेस को 40-50 पे समेट रहे थे। जब एग्जिट पोल आए तो वो भारतीय जनता पार्टी को 350-400 दिखा रहे थे। कोई गिनती नहीं कर रहा था इंडिया गठबंधन की। एक निराशा का माहौल था कि इतनी मेहनत के बावजूद नतीजा कुछ निकला नहीं। लेकिन तब भी राहुल गांधी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, नतीजा ऐसा नहीं होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और वही हुआ कि इंडिया गठबंधन एक बहुत ज्यादा बड़ी ताकत बन के उभरा विपक्ष में। 10 सालों के बाद कोई नेता विपक्ष होगा और ये सिर्फ नेता विपक्ष नहीं होगा, बल्कि वो चेहरा होगा जो मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार परेशान करेगा। जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे थे तो राहुल गांधी उनको संविधान की कॉपी दिखा रहे थे और अब तक हमेशा हर चुनाव में नरेंद्र मोदी की पिच सजती थी और विपक्ष बैटिंग करता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो पिच सजाई, नरेंद्र मोदी को कई बार उस पर आकर बैटिंग करनी पड़ी। इतने शानदार तरीके से कांग्रेस ने ये नैरेटिव पूरे देश में बता दिया कि अब की बार 400 पार का नारा इसलिए है क्योंकि संविधान बदलना है, क्योंकि संविधान खत्म करना है, क्योंकि आरक्षण खत्म करना है। और ये बात गांव गांव, देहात देहात, शहर शहर फैल गई, पिछड़ों और दलितों के बीच फैल गई कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कारपोरेट को बहुत कुछ दे चुकी है, सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। इस बार 400 पार का नारा वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें संविधान खत्म करना है। अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह हो, चाहे मेरठ के सांसद अरुण गोयल हो, उन्होंने बयान दिया कि अब की बार 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है, हमें 400 पार से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और इस एक लाइन ने पूरे देश में सीन बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर पड़ी। सदन में स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर जंग शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा हम स्पीकर पद को आपको देने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमें डिप्टी स्पीकर पद दे दीजिए। लेकिन भाजपा राजी नहीं हुई। उसके बाद आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। राहुल गांधी खुद कोई पद लेना नहीं चाहते थे, वो केवल पार्टी का काम करना चाहते थे। लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने कहा कि इस चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की रही है, तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद, नेता विपक्ष का पद संभालना चाहिए। और कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, नेता विपक्ष बनने के बाद वो सरकार के कामकाज, सरकार का हिसाब किताब चेक कर सकते हैं। और ये मोदी जी के लिए बड़ी परेशानी है क्योंकि अब राहुल गांधी राफेल की फाइलें भी देख सकते हैं, अब इलेक्टोरल बॉन्ड की फाइलें भी देख सकते हैं और बाकी बहुत कुछ देख सकते हैं जो मोदी सरकार छुपाना चाहती है। तो राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से क्या क्या परिवर्तन पड़ेंगे, आएंगे, कांग्रेस का रूप क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी किस एंगल पे खरीदेगी और राहुल गांधी किसके भूमिका में आएंगे, इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय कराता हूँ। अजय शुक्ला जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मीडिया समूह के, एक बहुत बड़े मीडिया समूह के सलाहकार समूह संपादक रह चुके हैं। ये पिछले दिनों भी वो हिंदुस्तान के संपादक थे, जागरण में भी रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े अखबारों में काम किया है, बहुत बहादुर, बहुत हिम्मती पत्रकार हैं। नागपुर से मेरे साथ राजीव रंजन सिंह जुड़ रहे हैं, बेखौफ पत्रकारिता करते हैं राजीव भाई, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं
और कई इन चुनाव में कई उन्होंने ब्रेकिंग खबरें ऐसे दी हैं। वो वाली खबर आपको याद होगी कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री नागपुर गए और संघ पहली बार 10 सालों में रुके, वो संघ कार्यालय नहीं गए। ये सारी खबर राजीव रंजन की ब्रेक की हुई थी। तो ये खबरें बहुत अच्छी खबरें राजीव भाई के पास रहती हैं। मैं पहले चलता हूं अजय शुक्ला जी के पास। अजय शुक्ला जी, एक बड़ा फैसला हो गया है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद किस तरह से मोदी सरकार को परेशान कर सकते हैं? क्या सही फैसला है राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाना? आपका क्या मानना है? देखिए, एक चीज जान लीजिए कि राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष नहीं थे उस समय भी वो नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द बने हुए थे। नरेंद्र मोदी को यदि किसी से डर लगता है, एक शख्स से, तो वो शायद राहुल गांधी। और राहुल गांधी का नाम आते ही ये हालत होती कि वो नाम तक लेने को तैयार नहीं। इसलिए राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से एक संवैधानिक मजबूरी होगी कि जो भी तमाम मीटिंग्स होती हैं जिनमें बड़े नीतिगत फैसले होते हैं और पक्ष विपक्ष दोनों का होना जरूरी होता है, उनमें नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डाल करके यदि कोई सवाल करने की हैसियत रखता है और नरेंद्र मोदी को टोकने की हैसियत रखता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी। तो इससे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का इससे पारा निश्चित रूप से चढ़ जाना है। और ये बहुत सही मौके पे हुआ कि कल चूंकि लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो अच्छा है। और ऐसे मौके पर राहुल गांधी का आना निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए तो खास करके बहुत समस्या है, बाकी तो है ही सत्तारूढ़ दल के लिए, क्योंकि सभी के लिए सिरदर्द राहुल गांधी होते हैं। तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के लिए अच्छी चीज है, ऐसा नेता बनेगा जो देश का कोई कोना बाकी नहीं है जिस कोने की समझ ना रखता हो, जिस कोने के वो दर्द को ना समझता हो। और संजय भाई, हमें आपको तो वो दिन भी याद है कि राहुल गांधी की समझ घर के किचन से लेके शिकागो तक है, शिकागो से बात करेंगे तो जर्मनी तक है, और वहां से आकर के अपने कानपुर तक आ जाती है, फिर कहीं कलकत्ता पहुंच जाती। तो उनसे कहीं पर भी आप बात कर लो तो उस नॉलेज वाला व्यक्ति होगा, तो बाकी के लिए घबराहट तो निश्चित रूप से होगी। और इकोनॉमी से लेके हिस्ट्री तक सारी चीजों को लेके उनकी जो पकड़ है, जमीनी पकड़ है, लोगों के दर्द को समझने की क्षमता है, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए बहुत ज्यादा अब सिरदर्द बनने वाली है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। राजीव जी, जब वो नेता विपक्ष हो जाएंगे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलेगा, तमाम वो कागज पत्तर सरकारी फाइलें देखने का अधिकारी हो जाएंगे। और क्या ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा मोदी को परेशान करेगी? क्योंकि अब कोई ऐसी फाइल नहीं होगी जो छुपाई जा सकती हो। 10 साल से नेता विपक्ष का पद खाली था। नेता विपक्ष शायद इसीलिए नहीं बनना देना चाहते थे मोदी जी, क्योंकि वो जो काम करते थे, जो सीक्रेसी अपनाते थे, वो कहीं पत्ते खुल ना जाएं। लेकिन अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? पर इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। फिर से एक बार 4 PM पूरे देश में नंबर 1 चैनल के रूप में उभरा है यूट्यूब पे, और 32 करोड़ व्यूअरशिप 4 PM को मिली है। इतनी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले 2024 के इलेक्शन में जितने। निश्चित रूप से इस बधाई में राजीव के साथ मैं भी सम्मिलित हूं, और बिल्कुल खुशी की बात है मेरे लिए। बहुत 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 बधाई। पूरी 4 PM की टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और जिस तरीके से इस इलेक्शन में इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभाई है। ये मई के आंकड़े हैं जो अभी आए हैं, ये कल ही मैं बोल रहा था, कल की एपिसोड में मैंने 4 PM के बारे में कहा था कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो 4 PM ने निभाई है। जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो पिया बदमाश हैं एग्जिट पोल करने वाले, इनको ये इसीलिए नहीं समझ आया है क्योंकि ये लोग 4 PM नहीं है। ये 4 PM यदि
देखते, 4 PM के दर्शक नहीं है, 4 PM यदि ये देखते तो इनको ये समझ में आता कि देश में कितनी बड़ी मौन क्रांति चल रही है। 4 PM ने कितनी बड़ी मौन क्रांति कर डाली। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने कहा कि राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है समाज के उस हर दबले कुचले व्यक्ति के लिए जिसके लिए राहुल गांधी पिछले 10 साल से आवाज उठा रहे हैं। पिछले 10 साल से आर्थिक समरसता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। पिछले 10 साल से वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल से वो पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वो पिछले 10 साल से ये कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन द्वारा ये जो भारत है ये डेमोक्रेसी है, ये वोटोक्रेसी नहीं है कि सिर्फ एक बार आपको वोट दे दिया और उसके बाद आप अपने मनमाने तरीके से जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस देश के लोगों को हांकें और उस तरीके से इस देश को चलाएं जहां पे आपकी निरंकुशता पे सवाल उठाने वाला कोई रहे नहीं। ये जो बार बार राहुल गांधी ने उठाया है अब वो और सशक्त तरीके से उठाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी है इस देश के सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में अच्छी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज नहीं लिख पाते थे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से वो सुनहरा चैप्टर उभर के आए और हमको हर तरीके से गवर्नमेंट की क्रियाकलाप जो है उसके ऊपर में एक लेंस, उसके ऊपर में एक माइक्रोस्कोप लेके जो है जो जिस तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता है एक्शन को, वो स्क्रूटनाइज करने का मौका अब फिर से राहुल गांधी के माध्यम से मिलेगा। तो ये जो पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स की वो बात करते आए हैं वो पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स पुनः इस देश में जागृत होगी। एक निरंकुश व्यक्ति, एक गुजरात लॉबी जिस तरीके से 10 साल से देश को शासन चला रही थी, मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद उस निरंकुशता पे कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लगेगा। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जो निरंकुशता से शासन चल रहा था शायद उस पर अंकुश लगे। अजय शुक्ला जी बार बार मना क्यों कर दे रहे थे राहुल गांधी से? जब कहा गया कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो उन्होंने मना कर दिया। उनसे कहा आप इस सरकार में शामिल होंगे, अगर बनी है सरकार तो वो मना करते थे। बार बार वो पद लेने को मना करते थे और आज पता चला, मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो नेता विपक्ष भी नहीं चाहते थे। लेकिन इंडिया गठबंधन के सब साथियों ने बहुत दबाव बनाया कि भाई आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुंचा है, ये विपक्ष की ताकत बनी है तो आपको ये पद लेना पड़ेगा। आखिर राहुल गांधी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? क्या चीज ऐसी थी जो उनको रोकती थी जिम्मेदारी लेने से? अजय जी माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अजय जी, मुझे लगता है कि संजय जी एक चीज समझिए कि राहुल गांधी की एक बड़ी खासियत जो महसूस की मैंने पहली बार उनका 2008 में एक इंटरव्यू किया था। उस दौर से मैं 3 बार मिला। अभी आपके साथ जब था तो ये सबसे लंबी मुलाकात थी। तो इस दौर में आप एक चीज समझिए कि एक चीज जो मैंने वॉच करी कि उस शख्स में कुछ पद की, कोई और चीज की चाहत नहीं है। उसकी चाहत उस दर्द को दूर करने में है, उन चीजों को लेके है जिनसे जनता परेशान है और उनके लड़ने की। उसे लगता है कि शायद मैं इस कुर्सी से बैठ जाऊंगा या करूंगा तो उतना न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो ये सोच मुझे लगता है देखने को मिलती, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने यही चीज कही थी कि अब जनता है हम सफर। और जब जनता है हम सफर ये 2008 में उन्होंने कही थी। अब आप सोचिए 2008 की बात में, सितंबर 2008 की बात है, आज तक वो शख्स नहीं बदला। आज भी जनता ही हम सफर है वो दिखाता है अपने उससे। यह उस शख्स की खूबी है और उसका मानना है कि ज्यादा हो सकता है मुझसे ज्यादा योग्य लोग हों, उनको मौका मिलना चाहिए या तमाम लोगों को हक मिलना चाहिए, इस दृष्टिकोण से होना चाहिए। इसलिए वो शख्स ये सोचता है। लेकिन इस बार जरूरी था कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद संभाले। आपके चैनल पे ही जब मैंने प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने कहा था, यदि आप देखिए उस दिन का प्रोग्राम निकलवाइएगा, कि राहुल गांधी अब आंख से आंख डाल के, यही शब्द मैंने कहे थे, और नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। और
आज उसकी विधिवत घोषणा हुई है। निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन है, क्योंकि यहां पर रह के राहुल गांधी जनता को और न्याय दिला पाएंगे और उसके लिए लड़ पाएंगे और आधिकारिक रूप से लड़ पाएंगे। अब कोई यह सवाल नहीं कर सकेगा कि राहुल गांधी भी तो एक सांसद है। नहीं, आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो प्रधानमंत्री के बाद आता है प्रोटोकॉल वाइज, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। तो प्रोटोकॉल आज वो हो गया है। तो जो ये तमाम सारे लोग कहते थे कि राहुल गांधी क्यों बोलते हैं, राहुल गांधी भी तो एक सांसद है, उन्हें अब यह चीज है कि राहुल गांधी उस चीज को कहने, बोलने, मीटिंग अटेंड करने और उन सब चीजों पे अपने चिंतन को व्यक्त करने के लिए आधिकारिक रूप से भी अधिकृत है। वैसे बतौर सांसद भी थे, लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से एक ताकत बनती है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी चीज हुई है। अभी तक कांग्रेस के पास यह ताकत नहीं थी, क्योंकि 2 सीटें पीछे कम रह गई थी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं रहा कि चाहे जितनी, आप याद करिए पंडित नेहरू के समय में हो और समय में हो, तमाम बार लोगों की उतनी भी नहीं आती थी, 30 भी किसी पार्टी की नहीं आती थी सीटें, और उस दौर में भी मिलता रहा है नेता प्रतिपक्ष का पद। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से आज हम यह कह सकते हैं कि एक सच्चा सचमुच जननायक जो है उस पर बैठेगा तो जनता की बात करेगा, जनता के लिए लड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात जी। जो ठीक है राजीव भाई, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अजय शुक्ला जी ने कि अब तक बीजेपी ये बड़ा कमेंट करती थी कि राहुल गांधी होते कौन है, वो एक मामूली सांसद तो है, उनकी हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से सवाल करते हैं नरेंद्र मोदी से। अब वो हैसियत पता चल गई कि अब वो मोदी जी के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद नंबर 2 की हैसियत के नेता है। क्या लग रहा होगा बीजेपी को कि ऐसे कमेंट करना भारी पड़ गया? अब राहुल गांधी जो चाहेंगे वो फाइल देखेंगे, जिस अफसर से जो पूछताछ करना चाहेंगे पूछताछ करेंगे, और मोदी सरकार को प्रैक्टिकली आप बहुत करीब से जानते हैं, जो बिजनेस करती है, जो कॉर्पोरेट हाउस के संग डील करती है, अब क्या राहुल गांधी एक बड़ा रोड़ा बनेंगे उसमें? चोट पहुंचेगी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चोट जो है ये गोदी मीडिया को पड़ने वाली है। कारण यह है कि आज की डेट में मीडिया इज बीइंग ओन्ड बाय ऑल द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। तो कॉर्पोरेट हाउसेस, जो मैंने कई बार पहले भी आपके कार्यक्रम में बताया है, ये शौकिया तौर पे मीडिया चैनल चला रहे हैं, और ये मीडिया चैनल चला के दिन रात जो है मोदी स्तुति और चरण वंदना जो करते हैं, उसके बदले में चाहते हैं कि कॉर्पोरेट की नीतियां जो है वो ऐसी बनाई जाए जो ये बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये इनको सूट करे, ना कि इस देश के जनमानस। तो अब जो है हर तरीके से अब डाइसेक्शन होगा, हर तरीके से इस बात को जो है देखा जाएगा कि कैसे राहुल गांधी जो है वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी के जो संकुचित, जो उनके जो सेल्फिश मोटिव्स जो हैं, उनके ऊपर में किस तरीके से वो अंकुश लगाते हैं। क्योंकि आज तक तो यही होता है कि गोदी मीडिया की मदद से, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स की मदद से नरेंद्र मोदी एक तरफा शासन चलाते आए, और उन्होंने इस चीज का जरा भी जो है इसका प्लस माइनस एनालिसिस नहीं किया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया है कि भारत की बहुसंख्यक जनता को उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो है, अब जैसा मैंने पहले भी क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए फिर से एक सुनहरा अध्याय जो है ये जोड़ेगा। दूसरी बात संजय जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राहुल गांधी को भी कुछ चीजें समझने की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि राजनीति में कूटनीति की अत्यंत आवश्यकता है। आप केवल आज के दौर में स्वच्छता की राजनीति के भरोसे जो है वो इस देश को एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। इस देश में यदि अधर्म की राजनीति लड़ी जा रही है तो अधर्मी लोगों से आप धर्म की बात करें, आप गलत के सामने बार बार सही दोहराते रहे तो उसका कोई असर नहीं हो। जहर जहर को काटता है। इसी तरीके से राजनीति के अंदर में कूटनीति जो है वो इनको लेके आना होगा, इनको समझना होगा कि सिर्फ एक पब्लिक प्रेशर बनाने का काम करने के लिए जनता ने उनको वहां नहीं बैठाया है। उनको जोड़ तोड़ की राजनीति करनी, उनको कूटनीति पे ध्यान देना होगा।
जनता ने जो इस आर्थिक रूप से कंगाल कांग्रेस जिसके अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया था, जिसके नेताओं को चुनाव के पहले कई नेताओं को खरीद लिया गया, कई नेताओं को तोड़ लिया गया, फोड़ लिया गया, बंडखोरी हुई, उस कांग्रेस को इस देश की जनता ने इतना स्नेह दिया कि ट्रिपल डिजिट में पहुंचा है। ये ट्रिपल डिजिट में सिर्फ आपको पब्लिक प्रेशर और क्वेश्चन रेज करने के लिए नहीं बैठाया गया है, आपको वहां पे इसलिए जनता ने भेजा है कि आप भी जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता पे आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सत्ता ही एक इंस्ट्रूमेंट है जहां जिसके द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का जन कल्याण कर सकते। तो ये जन कल्याण यदि आपको करना है तो आपको थोड़े दिन स्वच्छता की राजनीति को जो है तिलांजलि देनी होगी, क्योंकि यहाँ आपका मुकाबला अधर्मी से है। भीष्म पितामह को जब मारा गया तो कृष्ण ने ये कहा था कि आप धर्म की बात ना करें। द्रोणाचार्य को जब मारा गया तब ये कहा गया था कि आप अधर्म की बात ना करें। कर्ण को जब मारा गया था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आप अधर्म के बारे में ना सोचें, क्योंकि जब अधर्मियों से लड़ाई होती है तब धर्म और अधर्म का मतभेद के ऊपर में ज्यादा विचार नहीं किया जाता। राहुल गांधी को ये समझने की जरूरत है कि 81 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्योंकि ये जनता जो है एक रेस्पेक्टेबल जॉब पाने में मुश्किल उनको हो रही है। और रेस्पेक्टेबल जॉब पाने में मुश्किल उन्हें क्यों हो रही है? क्योंकि इस देश की जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई जा रही है वो फाइनेंशियल पॉलिसीज कॉन्ग्लोमरेट का निर्माण करती है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देती है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हाशिए पे धकेलती है, वो सिटी वर्कर्स को रूरल एरिया में धकेलती है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को श्रिंक करती है। आज आप इस बात को समझिए कि जो 17 से 18% जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था 2015 तक, वो घट के सिर्फ 13% रह गया है। और इस दौरान हमने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और ना जाने क्या क्या इंडिया नाम के प्रोग्राम जो है चला दिए हैं, परंतु उन प्रोग्रामों के द्वारा कुछ नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट्स को सब्सिडी प्रोवाइड की गई है, इन कॉर्पोरेट्स को टैक्स रिलीफ दिया गया है। 30% से इंडियन कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटा के 22% कर दिया गया है। इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, यानी कॉर्पोरेट टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट्स दैट आर रिपोर्टिंग द प्रॉफिट्स, वो जो है वो घट के 22% के भी नीचे आ गया। तो इस देश में और ये वो कॉर्पोरेट्स हैं जो किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे ध्यान नहीं दे रहे। आज इंडिया इनकॉर्पोरेशन का नेट टू डेट इक्विटी रेशियो जो है 0.7 के नीचे चला गया है, जो अपने आप में पिछले 25 साल के सबसे निचले लेवल पे है। तो कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेट सब्सिडीज और जो उनके प्रॉफिट हो रहे हैं उससे अपना डेट कम कर रहे हैं, किंतु वो समाज के कंस्ट्रक्टिव विकास में किसी भी तरीके का योगदान नहीं कर रहे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में किसी भी तरीके का योगदान नहीं कर रहे हैं। आपको संजय जी ये जान के आश्चर्य होगा कि पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए इस देश के नौजवानों ने भारत से बाहर निकलकर विदेशों की विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने में खर्च कर दिया है। ये एक अपने आप में हास्यास्पद और दुखद बात है कि जो देश आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा नौजवानों की खदान बना हुआ है, वो देश इन नौजवानों को ना तो रोजगार प्रोवाइड कर पा रहा है, ना ही इनके सुनहरे भविष्य के लिए समय पे एग्जाम कंडक्ट कर पा रहा है। इस देश को अब ये समझने की जरूरत है कि विपक्ष में जो राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी को जो आज तक होता आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कोई भी मंत्री के अंडर में कितना भी दुराचार हो जाए, अनाचार हो जाए, किसी भी तरीके से कोई भी कुकृत्य हो जाए, उसको किसी भी तरीके से उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, उसके ऊपर में किसी भी तरीके से उसे सजा नहीं दी जाती, उससे इस्तीफा नहीं मांगा जाता था। अब ये होगा कि राहुल गांधी इन सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे, उस इस्तीफे की मांग करेंगे। जिस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिस तरीके से इतने बड़े बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिस तरीके से इस देश के 2 बड़े राज्य जल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, और इस देश का गृह मंत्री जो है शांति से बैठा हुआ है, ये सारी चीजों के ऊपर में अब समय आ गया है कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। तो ये जो डिसीजन आया है राहुल गांधी का अपोजिशन लीडर बनने का, इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो है सरकार पे अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स हो। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नेता विपक्ष के रूप में काफी दायित्व मिल जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक होता है, सचिवालय में उनको दफ्तर मिलेगा, 3,30,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी, उनको उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलेगी, सरकार के खर्चों पर वो टिप्पणी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार क्या खर्च कर रही है इस पे वो टिप्पणी कर सकते हैं,
उनकी फाइलें देख सकते हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं। अजय शुक्ला जी जो बात कही, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर गरीबों और जो हाशिए पर लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। एक बड़ी बात अजय शुक्ला जी राजीव जी ने कही कि गोदी मीडिया को बड़ी मिर्ची लगेंगी, और मैंने जो कहा अभी कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो खर्चों पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा था ब्लैक एंड व्हाइट, माननीय श्री तिहाड़ जेल से रिटर्न हुए सुधीर चौधरी जी का, वो कह रहे थे कि आज के टाइम में अभिव्यक्ति के नाम पर कोई नेता जेल चला जाता है तो बहुत हाय तौबा मचती है, लेकिन इमरजेंसी में इतने लोग गए आज की युवा पीढ़ी को याद नहीं है। मतलब जो इमरजेंसी लगी उसकी तुलना वो आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई जेल भेज रहा है तो बुरा लग रहा है लोगों को, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को जेल भेज दो, लेकिन अब राहुल गांधी ये मालूम कर सकेंगे कि जो आज तक या इस तरह की गोदी मीडिया के चैनल हैं इनको कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। कम से कम तो राहुल गांधी कहते थे कि गोदी मीडिया के लिए तिजोरी खोल दी गई है, अगर वो खर्चों की जानकारी ला सकते हैं, सरकार की खर्चों पर टिप्पणी कर सकते हैं, आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं, लेखा समिति के प्रमुख होंगे राहुल गांधी, तो आपको पूछ सकते हैं कि गोदी मीडिया को कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं 10 सालों में। क्या अजय शुक्ला जी गोदी मीडिया के दिन गए? अब पसीने आएंगे, चिंता जान जाएगी कि कितने करोड़ रुपए ले लेके ये बोला करते थे। देखिए, संवैधानिक तौर पे अब राहुल गांधी को यह अख्तियार होगा कि वो हर चीज पर, जिस पर उचित समझे उस पर सवाल करें। निश्चित रूप से गोदी मीडिया उनके टारगेट पे रहता है। एक इकलौता हिंदुस्तान के अंदर नेता है जो अपने मंच से कहता है कि ये हमारे दोस्त नहीं है, तो ये कहने की हिम्मत कोई और नेता नहीं रखता है, चाहे वो जानता है कि उसे वो नहीं दिखाते, नहीं कहते, नहीं कुछ होता। मैं आपको बताऊं, पप्पू यादव शपथ लेके बाहर निकले, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा पप्पू भाई बहुत बहुत मुबारक, और मैंने उन्हें बधाई दी कि आपने जितने जज्बे के साथ में। उन्होंने वहां पर एक सवाल किया, जब वो शपथ ले रहे थे उस दौरान अपनी बातें भी उन्होंने रखी कि नीट के एग्जाम के दोबारा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज, उन्होंने कहा सीमांचल के लिए, और जब ये तीनों बातें कही तो सभापति ने, जो है प्रोटेम स्पीकर ने, उन्हें टोका। वो गए तो सभापति ने फिर उनसे कुछ कहा, इस पर उन्होंने वही कहा, वो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, और उसमें पप्पू ने कहा कि मैं भी 6 बार का एमपी हूं, आप मुझे मत सिखाइए, और आप इस कुर्सी पे कृपा से बैठे हैं, मैं अकेले बूते लड़के आया हूं और लड़ रहा हूं और लड़ता हूं। उनके पास जवाब नहीं था, मुंह बिल्कुल इतना सा बन गया, और इतना कह के पप्पू चल दिए। तो आप ये समझिए, यह हिम्मत होती है यदि विपक्ष का नेता इतनी ताकत के साथ होता है तो यह करता है। दूसरी चीज आपने कही, निश्चित रूप से वो दबे कुचलों की आवाज बनेंगे। इसका एक उदाहरण ये है, ये देखिए, ये संजना जाटव है, भरतपुर से सांसद हुई हैं, और जितने गरीब और गुरबे टाइप की महिलाएं उनके साथ आई थी आज संसद में, और ये उनके परिवार की, ये कोई वो नहीं है। तो यानी आप समझिए कि किस तरह के लोगों को राहुल गांधी ने इस बार चुना है, और ऐसे लोग जब आएंगे तो निश्चित रूप से एक आवाज बनती है उसकी, जो सबसे नीचे बैठा है। सोचिए, उसका पति सिपाही है पुलिस में, उस सिपाही की पत्नी सांसद बन के आती है, और उसके साथ में उसके घर में, जिसके घर में सिर्फ 2 कमरे का घर है, उसी में ही खाना, उसी में ही सब, कूलर है सिर्फ। आज सोचिए, यदि सिर्फ एक सामान्य से कूलर वाली महिला सांसद बन के जब वहां जाएगी, और आई, आज शपथ ली उसने, क्या गजब की स्थिति। तो ये राहुल गांधी का विजन है। राहुल गांधी ने एक चीज कही थी अभी पंचकुला में उस दिन, तो उन्होंने संविधान सम्मेलन था, और उसमें उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनको, अल्पसंख्यकों को सम्मान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, ये अपना सम्मान आप अपने पास धरिए, नहीं चाहिए आपका सम्मान, हमें हमारी हिस्सेदारी दे दो, सम्मान हम खुद ले लेंगे।
तो आज इसी का नतीजा संजना जाटव जैसी लड़कियां हैं जो रखिए अपना सम्मान, हम खुद ले लेंगे, और आज वो दिखाती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज इसकी जरूरत है। और मैं एक बात में राजीव से थोड़ा सा डिफर करता हूं, वो ये है, मेरा अपना मानना है, हम सत्य के मार्ग पे चलने निकले हैं, हम उसी से करके बात करेंगे, अपने सिद्धांतों, अपने नैतिक मूल्यों पे बात करेंगे। आज हम क्यों मैं अपने पीछे इनकी तस्वीर लगाता हूं, ये कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये सिंबल है इस बात का कि इन्होंने नैतिकता की राजनीति की, सुचिता की राजनीति की, मूल्यों की राजनीति की, इसलिए आज भी वो पीछे लगे हुए हैं। और वो लोग, तमाम सारे लोग, हिटलर की कितने लोग लगाते हैं, मुसोलिनी की कितने लोग लगाते हैं, या ऐसे ही इस तरह के लोगों को कितना कौन याद करता है। तो आप इससे समझ लीजिए, इतिहास सदैव सत्य के साथ चलता है। मुझे लगता है, देखिए, बिल्कुल इनकी बात सही है, सत्ता जरूरी है इसलिए क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास सत्ता नहीं है तो तोड़ फोड़ के करने की बजाय लड़ के दिलाने का काम कीजिए। मैं कहता हूं विपक्ष के तौर पे आप इतना लड़िए कि मजबूर हो जाए सत्ता, और वो मजबूर कर दीजिएगा, तब दम, और तब दिखाई देगा, तब जनता खुद आपको लेके आएगी, बार बार लेके आएगी। और आज राहुल गांधी इस पोजीशन में है, इतने विश्वसनीय चेहरा हैं, क्यों है? क्योंकि वो लड़के इस जगह तक पहुंचे। भगवान चाहेगा ये अच्छी लड़ाई लड़ेंगे तो अगली बार और जगह आएंगे, हो सकता है उससे पहले आ जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राजीव जी आप, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आप गडकरी जी के शहर में और लाइट चली गई आपके यहाँ, है ना राजीव भाई? अंधेरे में लाइट जला के काम कर रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल से लैंप जला के काम कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई है, और आम आदमी पार्टी को ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट से कल अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी, जमानत हो जाएगी। लेकिन इस बीच में अभी ब्रेकिंग खबर आई है कि सीबीआई ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया है, उनको नोटिस समाया गया है, और सीबीआई ने केजरीवाल को अपनी कस्टडी में ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने, ये सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सीबीआई के जरिए एक बड़ी साजिश रच रही है केंद्र की सरकार। लेकिन गजब देखिए, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, हिम्मत देखिए, तो अचानक सीबीआई एक्टिव होती है, केजरीवाल के पास में जाती है, तिहाड़ जेल में गिरफ्तार करती है। यानी कि ईडी से अगर जमानत मिल भी जाए ईडी के केस में, तो सीबीआई दिखा सके सर अभी हमने गिरफ्तार किया है। क्या लगता है राजीव भाई, कल के सुप्रीम कोर्ट में जब ये होगा तो क्या जज साहब नहीं पूछेंगे कि तुम्हें इतने दिनों से फुर्सत नहीं मिली, जब हमारे यहाँ केस की सुनवाई थी तो रात एक दिन पहले तुम गिरफ्तार कर रहे हो केजरीवाल को, तो ये साफ दिखा रहे साजिश कर रहे हो। मतलब सरकार एक के बाद एक गलती नहीं कर रही है राजीव जी, आपको क्या लगता है? संजय जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि अब ये समय नहीं रह गया, जमाना नहीं रह गया जब आप सत्य और सुचिता की राजनीति करें। ये जब अधर्म की लड़ाई होती है, ये तो महाभारत काल से हमने देखा है कि युधिष्ठिर अब बनने का समय नहीं है, अब अर्जुन बनने का समय है, अब कृष्ण बनने का समय है। आप सत्य और शुचिता की लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब सामने वाला भी उन्हीं सिद्धांतों का पालन करे, जब सामने वाला अधर्मी हो, जब सामने वाला जो है he is using all the tricks in the book, उस समय में आप उसको सत्यता और शुचिता की बातें करेंगे तो वो आपके ऊपर हंसेगा, वो बोलेगा 10 साल तो हमने शासन किया है, आप लगे रहिए, हम और 10 साल तक शासन करेंगे। देखिए, राजनीति के मूल में, जो केंद्र में, गर्भ में जो चीज रहती है वो रहती है सत्ता। सारी राजनीति का जो आप कौटिल्य से लेके मैकियावेली तक पढ़ लीजिए, मैकियावेली तक देख लीजिए, सबके केंद्र में जो बताया गया है मूल उद्देश्य वो है किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करना, क्योंकि सत्ता के द्वारा ही आप अधर्म को रोक सकते हैं। ठीक है, तो अभी यदि आपको युधिष्ठिर बनना भी है तो उसके लिए पहले आपके हाथ में सत्ता आनी तो जरूरी है। युधिष्ठिर ने अपना शासन स्थापित किया महाभारत लड़ने के बाद में, अधर्मियों का अंत करने के बाद में। तो आज वही समय है, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को ये समझने की जरूरत है कि यदि वो लोग नहीं जोड़ तोड़ की राजनीति में गए,
यदि उन्होंने जहर को कैसे जहर काटता है इस विचारधारा पे यदि वो नहीं गए तो ऐसे एक एक करके पूरे अपोजिशन पार्टीज को धीरे धीरे करके काट दिया जाए। अब समय नहीं रह गया सत्य के ऊपर में और शुचिता के ऊपर में बात करने की। अब समय रह गया है कि महाभारत गीता क्यों आज जो है इतनी महान किताब मानी जाती, क्यों वो कोर्ट में यूज होती है। गीता के अंदर में कृष्ण जी ने यही तो बताया है कि भाई धर्म तभी आप धर्म की बात कर सकते हैं जब धर्म की बात में विश्वास रखने के लिए एक समाज डेवलप और बिल्ड होता है। जब इस समाज में ही सारे गलत तरीके के लोग जो है वो बोलबाला बोल कर रहे हैं, उनके ही हाथ में सत्ता है, वही आपके ऊपर में शासन कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से ऐसे लोगों का अंत करेंगे। आप सिर्फ सत्य के आधार पे सिर्फ पार्लियामेंट में जोर जोर से प्रतियां संविधान के दिखा के इनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको इनकी ही ट्रिक को यूज करना पड़ेगा इनको ही खत्म करने के लिए। यदि आपने नहीं किया तो धीरे धीरे हमने देखा कैसे इन लोगों ने ये इलेक्शन लड़ा है। 2024 के इलेक्शन में विरोधी पार्टियों के हाथ इन्होंने बांध दिए थे, इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, नेताओं को अरेस्ट कर लिया था। ऐसे समय में जनता जनार्दन ने विरोधियों को 235 सीट दी है। ये 235 सीट सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में बैठने के लिए आपको नहीं दी गई है, आपको दी गई है सत्ता किसी भी तरीके से आप हासिल करें। नरेंद्र मोदी से किसी भी तरीके की आप सामंजस्य या किसी भी तरीके की सद्भाव की राजनीति की अपेक्षा नहीं कर सकते। संजय जी, क्या आपने कभी किसी शाकाहारी शेर को देखा है? संजय जी, क्या आपने कभी किसी सांप को उड़ते हुए देखा है? क्या कभी आपने जो है फोक से टोमेटो केचप पीने की कोशिश की है? ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल है। कांटा चम्मच से आप टोमेटो केचप नहीं पी सकते। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आप शुचिता की और उनसे हर तरीके के समर्थन की और उनसे आप एक साझेदारी पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स की उम्मीद यदि रखते हैं तो आप अपने आप को छलावे में रखते हैं। यदि आपको नरेंद्र मोदी से राजनीति करनी है तो आपको उनके स्तर पे ही उतर के उनकी ट्रिक्स के द्वारा उनका जो है सामना करना होगा। तो अब कहने वाली बात यह है कि आने वाले दिन जो है बड़े दिलचस्प रहने वाले हैं और ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो है, आई एम श्योर कांग्रेस के पास में काफी अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट होंगे। राहुल गांधी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड लेके अपने साथ चलते हैं तो इनके पास में अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट होंगे। एक टोली है जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ी है, जो राहुल जी के लिए काम करती है। तो आई एम श्योर ये अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आने वाले दिनों में यही हमें देखना है कि सत्ता किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस के हाथ में आए ताकि ये जनता के लिए पॉलिसी का निर्माण करे, ना कि कॉर्पोरेट्स के लिए पॉलिसी का निर्माण करे। राहुल गांधी का अब जो स्कोप है, जो दायरा है, वो बहुत बृहद हो गया है, बढ़ गया है। अब सिर्फ आपको विपक्ष की राजनीति नहीं करनी है, आपको सोचना है आगे का कि किस तरीके से सत्ता को स्थापित करके, किस तरीके से सत्ता को प्राप्त करके मैं इस देश की बहुसंख्यक जनता के फेवर में पॉलिसीज का निर्माण करूं। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये आने वाला समय बहुत रोचक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, राजीव जी, आपने हमें समय दिया, इतनी शानदार चर्चा करी, धन्यवाद, आभार। तो आप देख रहे थे 4PM और हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन आएंगे। जाहिर है अब एक राजनीति एक नए विमर्श की तरफ, एक नई दिशा की तरफ चलेगी और उसमें रोचकता बढ़ेगी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। आपका अपना चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।